हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेज से बनाया जाता है, जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीज़ों से शामिल किया गया है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष, यानी कि जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर है, हाल में ही इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यह अध्यक्ष बनाया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पीएम मोरारजी देसाई के बाद वे दूसरे पीएम हैं जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि इससे पहले पीएम मोरारजी देसाई जी भी इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। मोरारजी देसाई के बारे में एक और बात याद रखनी है, ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार 1977 में बनी थी। तो पिछले साल केशुभाई पटेल की मृत्यु के बाद यह पद खाली था, यह आपको याद रख लेना है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के बारे में, जिसका अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पक्षी पर्व का आयोजन 20 से 23 फरवरी को किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20 से 23 फरवरी को पक्षी पर्व का आयोजन किया जाएगा। और यह अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर है ये? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, जहां अनेक प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए पक्षी पर्व का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़ जी। तो ये भी आपको याद रख लेना है। हमारा अगला टॉपिक है वो है पराक्रम दिवस। मैं मानता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के बारे में हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। जरा समझ लेते हैं क्या है पराक्रम दिवस की घोषणा। हाल में ही संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि 23 जनवरी को आती है। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, ये भी आपको याद रख लेना है। और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, ठीक है, कटक के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ये शहीद हो गए थे 18 अगस्त 1945 को। तो ये आपको इनके बारे में याद रख लेना है। इनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया गया था, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया था। साथ ही यह कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक 1938 में और एक 1939 में। लेकिन कांग्रेस के आंतरिक विरोध के कारण इन्हें 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद इन्होंने अलग होकर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था बनाई थी। तो ये आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो हाल में ही संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है और ये कहा है कि यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के याद के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। हमारा अगला टॉपिक है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे बताया गया है कि इनकी जयंती को मनाया जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ध्यान से सुनना, ये एक बुक है। एक्चुअली क्या है? ये एक बुक है और हाल में ही इस बुक को लिखा गया है। द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म क्या है? उडाई के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महानिदेशक श्री राम सेवक शर्मा जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। तो अब आपको उडाई के प्रथम महानिदेशक का नाम भी याद रखना है, जिनका है श्री राम सेवक शर्मा जी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में आधार के कानूनी, शासन और सामाजिक पहलुओं का तकनीकी विवरण दिया गया है। यानी कि इस पुस्तक में बताया गया है कि आधार के अंदर जो जो चीजें हैं उन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया गया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। उडाई क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, इसको फुल फॉर्म है इसकी। साथ ही इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसके मंत्रालय के अधीन रहकर ये काम करती है। इसका मुख्य काम है देश में आधार कार्ड के डाटा की देखरेख करना व आधार कार्ड के निर्माण में सहायता करना, ये इसका मुख्य काम है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आइस स्तूप स्वास्थ्य पोर्टल। आइस स्तूप एक है और इसके अलावा स्वास्थ्य पोर्टल है, ये 2 चीजें अलग अलग हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यह जनजातीय मंत्रालय की पहल है जिससे आदिवासी जनसंख्या के आंकड़े तथा डेटा रखने के लिए इसे शुरू किया गया है। यानी कि
आइस स्तूप अलग चीज है, स्वास्थ्य पोर्टल अलग चीज है। तो आपको याद रखना है, स्वास्थ्य पोर्टल के अंतर्गत जनजाति मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि इसके अंतर्गत सभी आदिवासी समुदाय के लोगों का डेटा रखा जाएगा, जिससे कि उनकी रहन सहन, उनकी स्थिति, उनके कल्चर, उनके बारे में जानकारी रखी जा सके। इसके अलावा आइस स्तूप को लद्दाख की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख को क्या बनाया गया है, तो ये आइस स्तूप बनाए गए ताकि वहां पर पानी की समस्या को दूर किया जा सके। ये भी आपको याद रखना है। 2019 में लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे आर.के. माथुर जी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है लद्दाख के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, खबरों में गुची। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाल ही खबरों में रहा गुची क्या है। तो हमारे दिमाग में अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हम कह देंगे गुची वो एक कपड़ों की ब्रांड हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है ये ऐसा नहीं है। क्या है खबरों में रहा गुची क्या है? जम्मू कश्मीर में उगाया जाने वाला मशरूम है, हाल में ही इसे जीआई टैग देने की मांग की गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का मशरूम है। ठीक है, गुची क्या है? एक प्रकार का मशरूम है जो हाल में ही इसे मांग की गई है कि इसे जीआई टैग प्रदान किया जाए। यह भारत की सबसे महंगी मशरूम की प्रजाति है। 1 किलोग्राम कीमत इसकी 20,000 से भी अधिक होती है, यानी कि 1 किलोग्राम मशरूम की कीमत 20,000 से भी अधिक है। इसी वजह से इस गुची मशरूम को जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, और यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, ताकि साथ ही जंगली क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है और आदिवासी समुदाय के द्वारा इकट्ठा इसे किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सकारा कब्रिस्तान के बारे में। क्या है ये? मिस्र में स्थित इस कब्रिस्तान में 3000 साल पुराने 54 लकड़ी के ताबूत पाए गए हैं। यानी कि मिस्र में आपको पता है मम्मी की बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। उसी कड़ी में सकारा कब्रिस्तान के अंतर्गत 54 नए क्या पाए गए? ताबूत पाए गए हैं जो लकड़ी के हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो आपको याद रखना है सकारा कब्रिस्तान कहां पर है, तो ये मिस्र में स्थित है। सकारा यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत धरोहर लिस्ट जारी की जाती है उसमें भी सकारा को शामिल किया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। सकारा कब्रिस्तान कहां पर है? मिस्र में है। अगला जो हमारा टॉपिक है कीस्टोन XL पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अगेन इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ लेगा कीस्टोन पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो हाल में ही चर्चा में रहा किन 2 देशों के बीच है। तो आपको मैं बता देता हूं कि किन 2 देशों के बीच है। यह पाइपलाइन अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है। 1897 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के बारे में यह माना जा रहा है कि यूएसए के नए राष्ट्रपति इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। यानी कि ये कनाडा व अमेरिका के बीच स्थित पाइपलाइन है। 1897 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसे 2019 में ट्रंप प्रशासन के द्वारा पुनः बनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि वर्तमान में नवनिर्मित राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे रद्द कर सकते हैं। तेल की इस पाइपलाइन को लेकर पर्यावरणविद तथा अन्य जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो काफी समय से इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर ये पाइपलाइन बनाई जाती है तो बड़ी मात्रा में इकोलॉजी व बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए बनाया नहीं जाना चाहिए। अब देखना होगा इन जो नए प्रेसिडेंट हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। आगे बात करते हैं। अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। डेजर्ट K9 21 युद्धाभ्यास। डेजर्ट K9 21 युद्धाभ्यास क्या है? भारत व फ्रांस के बीच इस वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर बेस पर किया जाएगा। यानी कि डेजर्ट K9 21 युद्धाभ्यास किसके बीच में है? तो भारत व फ्रांस के बीच में। कहां पे किया जाएगा? जोधपुर में। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि अपनी आप में बड़ी बात है कि इस साल इसमें राफेल को भी शामिल किया जाएगा डेजर्ट K9 21 में। और कहां आयोजित हो रहा है? ये जोधपुर में आयोजित हो रहा है। अगला हम जानने की कोशिश करते हैं 43वां कोक बोरोक दिवस। क्या है ये? 43वां कोक बोरोक दिवस क्या है? त्रिपुरा ने हाल में ही इस दिवस को मनाया है। यानी कि त्रिपुरा में भाषा व कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 43वां कोक बोरोक दिवस मनाया है। और आपको एक बात याद रखनी है, यह त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा है। कोक बोरोक है क्या? तो आपको याद रखना है यह त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है, वहां के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? कोक बोरोक। ये आपको याद रख लेना है यहां पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसके बारे में? ये आप एक बार देख लीजिए जो मैंने अभी बताया कि डेजर्ट K9 जोधपुर में होगा। ये सारी चीजें फ्रेंच A400M टैक्टिकल एयरक्राफ्ट आ चुका है। ये इसकी फोटो दिखाई गई है, आप ये देख सकते हैं, चिनूक की तरह दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर। अब ये जनवरी 20 से लेकर 24 के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। दाविंट का आर्टिकल है जिसमें मैंने ये बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस समिट। क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस साल इस सम्मेलन का आयोजन 25 से 29 जनवरी को वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दावोस में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट आयोजित किया जाता है, हर साल होता है ये। ठीक है, सो इस साल भी किया जाएगा, लेकिन इस बार
कोविड-19 महामारी के कारण इस समिट को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो थीम रखी गई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अ क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट, यानी कि क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट, यानी कि जो हमारा इस साल का ईयर गया है इसमें विश्वास जगाने के लिए इसका थीम रखा गया है, ये आपको याद रख लेना है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। क्या है टॉपिक का नाम? गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला जेट फाइटर पायलट, यानी कि अब तक भारत के इतिहास में पहली महिला फाइटर जेट हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगी। कौन है ये? तो ये है भावना कंठ। ऐसा करने वाली पहली महिला जेट फाइटर है, ठीक है, जेट फाइटर होंगी, ये भी आपको याद रखना है। और यह हमारे बिहार राज्य से संबंध रखती है, ये भी आपको पता रखना है। कौन है? भावना कंठ जी। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जिनका कैंसर के क्षेत्र में अपना ही योगदान था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बी शांता क्या है? हाल में ही इनका निधन हो गया। यह देश की प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन करने वाला या कैंसर से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा करने वाला, उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये आपको याद रख लेना है। इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। तो काफी प्रसिद्ध थी शांता, डॉक्टर बी शांता, जिनका अपना ही योगदान था कैंसर के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इको रिट्रीट्स या ग्लैम्पिंग महोत्सव। क्या है ये? इको रिट्रीट या ग्लैम्पिंग महोत्सव, ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा की सरकार ने इस महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है, यानी कि उड़ीसा की सरकार के द्वारा मनाया जाने वाला एक महोत्सव है जिसे इको रिट्रीट या ग्लैम्पिंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहां पे आपको याद रखना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ावा देना, जिससे कि पर्यटन को आकर्षित किया जा सके। इस रिट्रीट महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि उड़ीसा का जो कोस्टल क्षेत्र है उस क्षेत्र की क्या किया जा सके? सुंदरता को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और राज्य के नागरिकों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, राज्य एक उच्च स्तर से तरक्की कर सके। इसलिए इस इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स दिल्ली में वंस एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का शुभारंभ किया है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिल्ली एम्स में वंस एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। इस ब्लॉक को सुश्रुत ऋषि को समर्पित किया गया है, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। यानी कि हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करने का जो क्रेडिट जाता है बच्चों, वो जाता है सुश्रुत ऋषि को, जिन्होंने आज से कई साल पहले हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कर दी थी। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, इनकी पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जो उपचार के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा आज का अंतिम टॉपिक आता है, वो है कोलम कला। ध्यान से सुनना, क्या है ये? कोलम एक तरीके की आर्ट है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। कोलम कला यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कला है। यह आपको याद रखना है किस क्षेत्र की है, तो दक्षिण भारत की है। हाल में यूएसए के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के दौरान इस कला को दिखाया गया था, यानी कि जो अभी वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति का समारोह जो होने वाला था, तो उसमें इस कला को अलग अलग जगह पे दिखाया गया था, अलग अलग जगह पे इससे चित्र बनाए गए थे, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा फेमस रही कोलम कला। तो देख लेते हैं क्या है ये कोलम कला। ये है, आप इस तरह देख सकते हो। इसका एक और इमेज दिखाता हूं मैं, जिसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ये है कोलम कला। इस तरीके के इसमें चित्र बनाए जाते हैं, ये हाथों से बनाए जाने वाले चित्र हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये थे हमारे 20 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जिसको अलग अलग सोर्सेज से बनाया गया था, और किसी भी एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप लोग इसे देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और मेरा चैनल इसे थोड़ा सा फैलाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, कल नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।